बहुत सही कहा कि इस पे हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं और कभी मौका मिलेगा तो चुनाव से पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे भी, क्योंकि हम लोग फिलहाल महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और शो के दूसरे हिस्से में झारखंड पे हम लोग फोकस करेंगे। तो महाराष्ट्र पे है तो मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे मयूर पारेख जी के पास, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को काफ़ी पैनी नज़र ग्राउंड से देखते हैं। मयूर पारेख जी, लोकसभा चुनाव के आप नतीजों को देखें, उसके आधार पर अगर सीटों के बंटवारा को देखिए तो मुझे लगता है कि एमवीए के पास करीब 160 से 163 सीटें अभी हैं और महायुति के पास मेरा आकलन है कि 125 से 127 सीटें अभी हैं। फाइट काफ़ी ज़्यादा टफ है, वोट परसेंटेज का भी अंतर मुश्किल से 0.7% का है। ऐसे में दोनों में टक्कर तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जोरदार। इसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या रहने वाला है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपने गणित बताया है वो 100% सही है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लगभग 30-40 सीटों के आसपास ही है। यानी कि 15 सीटें अगर यहाँ से वहां पे खिसक जाती हैं तो बहुमत किसी दूसरे दल के दूसरे गठबंधन के पास होगा। और इसीलिए ये जो रेवड़ियां बटती हुई आपको दिखी वो इसीलिए दिखी कि अगर फेंस पे बैठे हुए लोग सत्ता की तरफ आते हैं, मुंबई शहर में लोगों को शांत करने की जरूरत है, तो कैसे शांत किया जाए? तो भाई मिडिल क्लास वालों को टोल जो है उससे मुक्ति दे दी जाए। तो ये एक रेवड़ी मुंबई में बटी। ग्रामीण इलाकों में जिन्हें परेशानी हो रही थी, जो कि विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी और पैसे नहीं है गरीबी को, तो सबको 1,500 रुपए दे दिए। एक ही घर के अंदर माँ, बहन और बीवी तीनों को 1,500 रुपए मिल रहे हैं। घर का पूरा खर्चा जो है वो सरकार के पैसों से चल रहा है। तो लोगों का सॉफ्टन करने की कोशिश की। इसके अलावा रोजगार में बढ़ावा किया गया। तो कुल मिलाकर के जो ये 15 से 20 सीट यहां से वहां खिसकाने की बात है, ये 3 से 4% वोट शेयर को हथियाने की लड़ाई। मुद्दा जो सतीश के सिंह साहब ने उठाया था वो 100% सही है। लोकसभा के दौरान जितना बिग एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को मिला था वो यहां से बहुत आगे चलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इस बात में लड़े रहे कि भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप देखिए हरियाणा में हार गए तो बीजेपी कोई ताना कसे न कसे, दूसरे दिन सुबह को, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगले 3 घंटे के अंदर संजय राउत ने ताना कस दिया कि ये कांग्रेस के अहंकार की या फिर कांग्रेस जो है वो अपनी ताकत पे आगे बढ़ रही है, अपने सहयोगियों की बात नहीं मान रही है, इसकी ये हार है। ये इस बात का परिचायक है कि महाविकास आघाड़ी उसको अब ये मान के चल रहे हैं कि भैया लोकसभा में हम जीत गए थे तो अब विधानसभा में भी हमको अपर हैंड है, हम जीत जाएंगे और अभी से ये मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है वहां पे रुमाल रख दो अपना कि भैया मैंने पहले ही बोला था ये पोस्ट मेरा है। ये बात अच्छी नहीं है। अगर वो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मयूर पारेख जी मुझे लगता है कि इससे इससे जुड़ी हुई चुनौती एक और होगी कि मुख्यमंत्री की लड़ाई तो छोड़िए, जब सीटों का बंटवारा आप करने जा रहे होंगे तो बंटवारा होगा, जाहिर तौर पे हर कोई अपना इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा साधना चाहेगा, लेकिन वहाँ पे बागी उम्मीदवार जो हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा में हमने देखा कांग्रेस की कई सीटों पर हारे इस वजह से हुई चूंकि बागी उम्मीदवार थे। तो सीटों के बंटवारे के बाद बागी उम्मीदवारों को हैंडल करना कितना बड़ा चैलेंज यहां पर होगा, रामकृपाल जी? रामकृपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट पे हैं शायद। रामकृपाल जी आप म्यूट पे हैं शायद। रामकृपाल जी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। चलिए जब तक रामकृपाल जी की आवाज़ रामकृपाल जी
जब तक राम कृपाल जी हमारे पास जुड़ते हैं, मैं अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बात करता हूं। अवधेश जी, जो बागी उम्मीदवार की बात मैंने की, ये समस्या सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं होने वाला है, ये महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं होने वाला है, ये भाजपा के साथ भी होगा, महायुति के साथ भी होगा। इसको कैसे भाजपा मैनेज करेगी? हरियाणा तो काफ़ी हद तक मैनेज हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बागी तो एक स्वाभाविक स्थिति आज के चुनाव में हो गया हुआ है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला है, टिकट का दावेदार है, तो वो चुनाव में खड़ा होता है। लेकिन देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई उम्मीदवार थे जिनको वहाँ के लोग जानते नहीं थे, लेकिन चूंकि संगठन में तालमेल हो गया था, इस बार जो लोकसभा चुनाव में उतना नहीं था, तो संगठन के तालमेल के कारण वोट ट्रांसफर हो जाता है, और एक बहुत बड़ा कारण वहां रहा। कांग्रेस में संगठन के साथ तालमेल की संभावना काफी जगह उसमें कमी देखी गई, और उसके परिणाम आए कि संगठन के साथ ही उसका तालमेल कैंडिडेट्स का नहीं है, जो बाद में कहा गया है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव ने पहले तो यह स्थापित किया है कि लोकसभा चुनाव में जो कई नैरेटिव और कारक थे, वो धीरे धीरे देश में बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के आगे बढ़ने का दो बड़ा कारण था। एक कारण तो यह था कि दलितों के बीच, जिनकी एक अच्छी खासी संख्या है वहां, ये फैला गया कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा और आपका संविधान भी समाप्त कर देंगे अम्बेडकर साहब का। अम्बेडकर साहब के नाम पर महाराष्ट्र में एक वातावरण है, वहां रहते थे, और यही स्थिति पिछड़ों के साथ थी। हरियाणा में ये चीजें बदली हैं। अब दलितों में नए सिरे से सोच उभरी है, और दलितों का मेजर चंक जो वोट है, पिछड़ों का बहुत बड़ा वर्ग जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को उस समय समझ नहीं पाई थी, कार्यकर्ता उनके नाराज थे, तो जो नैरेटिव चला वो चलता चला गया। जो दूसरा महाराष्ट्र का बड़ा कारण था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव में वो नहीं समझा पाई कि अंततः अजीत पवार के साथ आप क्यों आए हैं, और वो एक इनके अपने कार्यकर्ताओं में भी ये समस्या बनी, और कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के थी। धीरे धीरे इस बीच में इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश हुई है, और महाराष्ट्र का वातावरण बदला है। इस समय का जो एक बड़ा निर्धारक होने वाला है, वो इस समय जो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारी संख्या में पश्चिम एशिया को लेकर हर घर से नजीबुल्ला निकलेगा, और कितने नजीबुल्ला मारोगे, हम सब हिजबुल्ला, सिर तन से जुदा, ये सब जो नारे लग रहे हैं, उसका थोड़ा सा असर हरियाणा में भी हुआ, और ये असर डाल रहा है क्योंकि अब ज्यादा संख्या में चीजें हो रही हैं वहां। तो इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नैरेटिव पर नहीं लड़ा जाने वाला है। ये नैरेटिव इस समय बदल गया है। चुनौती बाकी सतीश जी तो हिंदुत्व पार्ट 2। अवधेश जी एक बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। ठीक है, आपने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के नैरेटिव पे नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी तो आप मानेंगे कि अभी जो गठबंधन है, चुनाव के बाद का गठबंधन है, और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहें कि हमसे बहुत ज़्यादा कद्दावर नेता के तौर पर शिंदे उभर करके सामने आए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती होगी कि हम भले ही अलग हो गए शिवसेना से, लेकिन हमारे पास जो है सो पावर अभी बचा हुआ, हमें उसको दिखाना है। तो ये दूसरे बागी को छोड़ दीजिए, आपस में मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री की लड़ाई भी अंदर खाने में चल रही है वहाँ पे, इसको कैसे संभालेंगे? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि उप मुख्यमंत्री कोई मन से तो उन्होंने स्वीकार करके लिया नहीं है, लेकिन इतने नासमझ नहीं है कि इतने आत्मघाती स्थिति में चले जाएंगे सुसाइडल में कि आपस के लड़के अपनी सीट घटा ले। उनको भी मालूम है कि शिंदे जी जो बने हैं कोई परमानेंट नहीं है, ये पोस्ट आज न कल ये बदलना है, और बदलने के बाद किसके हाथ में आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बता रही है कि 160 से 70 पर लड़ने जा रही है, तो मेजर पार्टनर होगी, और मेजर पार्टनर होगी तो चूंकि वातावरण बदला है इस समय देश में, और जिसको सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, कोई सेकेंड पार्ट नहीं होता है, ये सच्चाई है।
कि दुनिया में हिंदू समाज जो है बदलना, अगर बंटेगा, जाति में बंटेगा, क्षेत्र में बंटेगा, तो उसकी समस्या बढ़ने वाली है। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, भारत में भी उदाहरण सामने है, और ये लोगों को अपील कर रही है। हिंदुत्व एक ही है, हिंदुत्व का कोई पार्ट मुझे नहीं दिखा। तो देवेंद्र फडणवीस उनके बीच होगा, लेकिन ये स्थिति नहीं बनेगी कि वो दोनों लड़के और अपनी सीट को कम करेंगे। मोटा मोटी जो है दोनों गठबंधन में सीटों के तालमेल में बहुत समस्या नहीं आनी है। मेरी जो समझ है थोड़े बहुत होगा, ये दोनों तरफ सीटों का तालमेल हो जाना है। सीटों के तालमेल को लेकर की बात के सवाल को मैं लेकर राम कृपाल जी के पास जाऊंगा। पिछली बार उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। राम कृपाल जी, हरियाणा में